हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 6 का श्रवण करेंगे। अध्याय 6, कीरत की डायरी। आप इतने युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आपके मन में नागा साधु बनने का विचार कैसे आया? किसी ने बाध्य किया था क्या? शेखर ने पूछा। आखिर क्या वजह रही होगी जो वह साधु बना, और वह भी नागा साधु? कीरत रुक गया। तुम्हारे सवाल और कौतूहल का अंत संभव होता प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन अब तुम्हें लौटना होगा और आगे का रास्ता स्वयं तय करना होगा। देखो तो, बात करते करते हम इतने मगन हो गए कि लगभग गुफा तक ही पहुंच गए हैं। जय महादेव। शेखर के प्रश्न का उत्तर तो दे दें। बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, किसी के मन में भी उठ सकता है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? इस बार रूमी ने पूछा था। पहले तो यह जान लो कि नागा साधु बनने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जाता है, बल्कि कोई व्यक्ति अगर कहता भी है कि वह नागा साधु बनना चाहता है तो पहले उसके बारे में पूरी छानबीन की जाती है। सब बताया तो तुम लोगों को बाबा नाथ ने। जहाँ तक बात मेरी शिक्षा की है तो मैंने एमएससी किया है। प्रयागराज में कुंभ के दौरान मैं भी नागा साधुओं पर रिसर्च करने के उद्देश्य से ही गया था। केवल जिज्ञासा थी, जैसे तुम दोनों को है। सोचा नहीं था कि मैं उनसे इतना प्रभावित हो जाऊंगा कि घर परिवार समाज सब छोड़ दूंगा। मुझे महामंडलेश्वर को यकीन दिलाने में काफ़ी समय लगा कि मैं वास्तव में उनकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह मैंने उनके साथ ना तो कोई मजाक किया था, ना ही खिलवाड़। मेरा निश्चय अटल था। क्यों मेरे मन में मुझे इस ओर धकेला, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और शायद किसी के पास भी नहीं होता। इसलिए कुछ बातों को नियति पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। तो फिर तुम्हारे सवालों का अंत असंभव है। कीरत तेज कदमों से आगे बढ़ गया। शेखर और रूमी ना जाने कितनी देर वहीं खड़े कीरत को जाते देखते रहे, या शायद वे भीतर ही भीतर जिस सवाल जवाब के चक्रव्यूह में स्वयं को फंसा पा रहे थे, उसमें से निकलने की राह ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने देखा, एक साधु दौड़ता हुआ कीरत की ओर आ रहा है। रास्ते में उसका नाम सुना था, रत्नाकर था। 50 वर्ष का होगा, लेकिन शरीर का गठन ऐसा था कि युवाओं को मात दे दे। नग्न शरीर पर भस्म लगे होने के बावजूद, ढेर सारी रुद्राक्ष की मालाएं गले से लेकर नाभि तक झूलने के बावजूद देह का सौष्ठव छिप नहीं रहा था। अगर जटाएं ना होती और बड़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी ना होती तो अवश्य ही कामदेव का अवतार लगता। उसने कीरत के हाथ में कुछ थमाया, पुलिंदा सा था। कीरत उसे उलट पलट कर देखने लगा। उसके चेहरे पर चमक आ गई। शेखर, वह दौड़ता हुआ उन तक आया। बाबा नाथ ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। दरअसल ये मेरे ही द्वारा लिखे कुछ नोट्स हैं, जिन्हें मैंने डायरी में तब दर्ज किया था जब नागा साधु बनने से पहले उनके इतिहास को टटोल रहा था। इसके द्वारा तुम्हें नागा साधुओं के योद्धा पहलू की जानकारी मिल जाएगी। जब तुम्हारा काम हो जाए तो इसे उज्जैन में महामंडलेश्वर गिरिनाथ जी को दे देना। ईश्वर तुम दोनों की यात्रा सफल करे और उद्देश्य की प्राप्ति हो। रोमी ने झट से शेखर के हाथ से ऐसे डायरी ले ली मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। अब क्या करना है? शेखर ने पूछा। मतलब? रोमी का ध्यान केवल डायरी पर था। उज्जैन जाना चाहती हो या घर लौटना चाहिए? उज्जैन पहुंचने में समय लगेगा, पहले घर जाना ही ठीक रहेगा। डायरी पढ़ने से काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, और जो समझ नहीं आएगा तो मुझे लगता है मेरे इतिहास के प्रोफेसर और गाइड डॉक्टर दीपांकर वाचस्पति इस डायरी को पढ़ हमें ज़्यादा बेहतर ढंग से नागा साधु के इतिहास और धर्म रक्षक के साथ साथ उनके योद्धा बनने की वजह समझा पाएंगे। एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी में बैठते ही रूमी ने अपने बैग से डायरी को निकाल लिया। वह काफ़ी मोटी थी। उस पर लाल रंग के मखमल का आवरण था और किनारों पर बारीक सुनहरी किनारी थी। डायरी के पहले पृष्ठ पर हर हर महादेव लिखा था। अगले पृष्ठ पर लिखा था ब्रिजेश त्रिपाठी। प्रतीत होता है कि कीरत का वास्तविक नाम ब्रिजेश त्रिपाठी है। हो सकता है क्योंकि नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले अपनी पहचान का ही तो पिंडदान करना होता है। नागा साधु बनने से पहले उसने जितना भी शोध किया है उनके बारे में सब इसमें दर्ज है।
इसे छोड़कर नहीं आ पाया होगा वह शायद। बाबा नाथ ने इसे रखने की अनुमति दे दी होगी संभवतः। अच्छा है ना, वरना उसकी मेहनत व्यर्थ जाती। कम से कम हमारे काम तो आएगी और हम भी उनके इतिहास, वीरता, कड़ी तपस्या और जीवन के बारे में समझ और समझा सकेंगे। शेखर की आंखों में एक चमक आ गई थी। तुम्हारी दिलचस्पी मुझे हैरान कर रही है, रूमी बोली। सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। शरारत शेखर की आंखों में चमक रही थी। रूमी ने उसे ऐसे देखा मानो कह रही हो, मैं सब जानती हूँ। फिर बोली, नागा साधुओं के बारे में आमतौर पर लोगों की राय भ्रमित करने वाली है। जो ज़्यादातर लोगों ने कुंभ के मेले में उन्हें नग्न अवस्था में घूमते देख बनाई है। रूमी ने डायरी का अगला पन्ना खोला और बोली, शुरुआत में अखाड़ों के बारे में लिखा है। ब्रिजेश या कीरत, जो भी कहो, इनकी लिखावट कितनी सुंदर है। मोती की तरह लग रहा है एक एक अक्षर। वह भी चाहता तो डिजिटल दुनिया का सहारा ले सब कुछ टाइप कर सकता था। वैसे डायरी लिखकर हमारा भला ही किया है। एयरपोर्ट पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तुम पढ़ो, इस तरह सफ़र भी कट जाएगा। लिखावट सुंदर है तो पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तुम जानती हो, इस मामले में मैं बहुत आलसी हूँ। जब तक लैपटॉप सामने ना हो मैं कुछ नहीं पढ़ सकता। रूमी सीट पर आराम से बैठते हुए पढ़ने लगी। अखाड़े नागा साधुओं के निवास स्थान मात्र नहीं हैं, अपितु उनका एक गौरवशाली सैनिक इतिहास भी रहा है। भारत के सैन्य इतिहास में दशनामी अखाड़ों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अखाड़ा शब्द मुगल काल से प्रचलन में आया। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में नागा संप्रदाय की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। इतिहासकारों का मानना है सिंधु की घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान वहां मुद्रा तथा उस पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर रूप में विराजमान पशुपति की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का उल्लेख मिलता है। आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार और मुगलों के आक्रमण से हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। शाही सवारी, हाथी घोड़ों की सजावट, घंटा नाद, नागा अखाड़ों के करतब और तलवार और बंदूक का खुलेआम प्रदर्शन अखाड़ों की पहचान है। यह साधुओं का वह दल है जो शस्त्र विद्या में पारंगत होता है। अखाड़ों से जुड़े संतों के मुताबिक जो शास्त्र से नहीं मानते उन्हें शस्त्र से मनाने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ। इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया था। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचांगनी अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा है। प्रत्येक अखाड़े के शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। अखाड़ा यूं तो कुश्ती से जुड़ा हुआ शब्द है, मगर जहाँ भी दाव पेच की गुंजाइश होती है वहाँ इसका प्रयोग भी होता है। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के जत्थे में पीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। हालांकि कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलग शब्द से ही अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अखड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा नाम दिया गया है। माना जाता है कि अखाड़ों का संगठन सैन्य आधार पर किया गया था। अखाड़ों को मिलिट्री रेजिमेंट की संज्ञा भी प्रदान की गई है। नागाओं के दल के ठहरने के स्थान को एक समय में छावनी कहा जाता था तथा इस्लामी संस्कृति से प्रभावित सैनिक पदों का प्रयोग भी अखाड़ों के लिए किया जाता रहा है। उत्तर भारत के राजनीतिक जीवन में
अखाड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आरंभ में अखाड़ों को नागा साधुओं ने केवल धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित रखा था। केवल धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हेतु ही उन्होंने शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन बाद में वे पेशेवर सैनिक बन गए और उत्तर मुगल काल में उत्तर भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में उनका उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने पूर्वी और उत्तरी भारत के सभी निर्णायक युद्धों में भाग लिया। 18वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक जीवन तथा अवस्था में दूरगामी परिवर्तन हुए। मुगल साम्राज्य का तीव्रता से पतन हुआ। मराठाओं द्वारा देश पर एकाधिकार करने का प्रयत्न असफल रहा। ब्रिटिश व्यापारी एक नए प्रकार के साम्राज्य की नींव डालने में सफल रहे। नागा सन्यासियों का न सिर्फ उत्तर भारत की राजनीति में दखल बना रहा, वरन भारतीय राजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इनके साथ समझौता किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नागा योद्धा राजेंद्र गिरी गोसाई नागा योद्धा समुदाय के अग्रदूत के रूप में अवतरित हुए। उनका आरंभिक जीवन बुंदेलखंड में गुजरा था। उन्होंने अपने शिष्यों को लाठी, बल्लम, फड़, अखाड़े व कुश्ती की शिक्षा देकर युद्ध विद्या में निपुण कर दिया था और उन्होंने अखाड़ों के आधार पर 4 वर्गों आनंद अखाड़ा, अमान अखाड़ा, आखात अखाड़ा तथा जूना अखाड़ा में विभक्त कर दिया था, जो कालांतर में बाबा सेना या गोसाई सेना के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। शेखर ने रूमी को टोका। बहुत दिलचस्प है सब, और तुम्हारे सुनाने का ढंग उसके तो कहने ही क्या। तभी तो कॉलेज में हर भाषण और निबंध प्रतियोगिता जीत लेती हो। मेरी तारीफ करना बंद करो और सामान निकालो। शेखर की ओर प्यार भरी दृष्टि डालते हुए वह बोली। शेखर ने उसके गाल सहलाए तो रूमी के चेहरे पर लाली छा गई। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।